ज्यादा है, कवर नहीं होगा टाइम भी, तो इस वजह से इस सेक्शन को हम ऑनलाइन क्लास की सूरत में पढ़ेंगे। इसका मैसेज वगैरह ग्रुप में आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर को केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब चैप्टर खत्म हुआ है। ऑनलाइन पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो गया। प्रीवियस क्लास में हम मेनी टाइम पढ़ चुके हैं कि जैसे एक न्यूरॉन का जो मैसेज होता है, वो न्यूरॉन का मैसेज पहले इलेक्ट्रो होता है, बाद में वो मैसेज जो केमिकल फॉर्म अख्तियार कर लेता है। जैसे मसल सेल को जो मैसेज या कमांड जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नेम होता है एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से हमने कई न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है एग्जांपल्स पढ़ी थी। जैसे एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनके अलावा एक हमने सिनेप्स के अंदर भी पढ़ा था। एक ऐसे सिनेप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं, दूसरे ऐसे सिनेप्स होते हैं जिन्हें केमिकल सिनेप्स कहते हैं। केमिकल सिनेप्स में ये होता था कि एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जाता था थ्रू केमिकल, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। तो बहरहाल तो न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक तरीका है, सोर्स है। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके जरिए होती है? थ्रू केमिकल्स के जरिए होती है। कौन से केमिकल? जिसमें वन ऑफ द केमिकल जिसे आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक जा सकता है, एक न्यूरॉन का मैसेज इफेक्टर ऑर्गन तक जा सकता है। तो ऐसे केमिकल्स जिन्हें हमने न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरी एक कोऑर्डिनेशन होती है फेरोमोन्स के जरिए होती है। फेरोमोन्स भी एक तरह से केमिकल्स होते हैं। फेरोमोन्स भी केमिकल्स होते हैं, खास तौर पे इंसेक्ट्स और उसके अंदर बटरफ्लाइज एक वेरी पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर इनकी स्पीशीज प्रेजेंट है, पर उसको जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो स्पीशीज कहाँ है। जैसे आजकल मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस वक्त हम जैसे जहाँ बैठे हैं, हम अपनी लोकेशन किसी दूसरे पर्सन को देना चाहें कि हम किस जगह पे बैठे हैं, तो एक वेरी कॉमन ट्रिक होती है गूगल मैप्स के जरिए। जैसे लोकेशन शेयर की जाती है तो एग्जैक्टली हम जो है उस पर्सन को फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से केमिकल्स होते हैं जिनका नेम होता है फेरोमोन्स, और ये सेम स्पीशीज अगर होगी तो उन केमिकल्स के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। बाकी दूसरी स्पीशीज उनको इन केमिकल्स के जरिए ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे बटरफ्लाई को ही ट्रेस कर सकता है। इस तरह से कहीं भी इन्वायरमेंट में भले किलोमीटर्स में जो फैला हुआ इन्वायरमेंट हो, पर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को इन केमिकल्स के जरिए एयर के अंदर वो सेंड करते हैं केमिकल, और वही स्पीशीज को जो है आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है और एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेरोमोन्स कहते हैं। ऐसे केमिकल्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं फेरोमोन्स। तीसरी जो कैटेगरी है केमिकल्स की है वो होते हैं हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स को जनरली हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जो एंडोक्राइन सिस्टम की हेडिंग में हमें पढ़ना है। यही चैप्टर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मेन टॉपिक यही है। तो ये ऐसी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है, जो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, एक जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, दूसरे फेरोमोन्स है, और तीसरे जो केमिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं, इनके जरिए जैसे कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे में जाता है, न्यूरॉन का मैसेज इफेक्टर सेल में जाता है, थ्रू केमिकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए हो रही है। फेरोमोन्स के जरिए भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकती है और हार्मोन्स के जरिए भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकती है। मेन जो हमारा जो फोकस है इस चैप्टर का वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हार्मोन्स होते क्या है? व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन किससे कहते हैं? लिटररी मीनिंग होती है टू एक्साइट। वर्ड मीनिंग या लिटररी मीनिंग हार्मोन की होती है टू एक्साइट। टू एक्साइट लिटररी मीनिंग या वर्ड मीनिंग है टू एक्साइट, फ्रेश में देना। हार्मोन, हार्मोन्स को जनरली कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। मैसेंजर का रोल कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज ले जाने का काम हार्मोन्स के जरिए हो रहा है।
और ये ऐसे केमिकल मैसेंजर कौन प्रोड्यूस करता है? एंड दिस केमिकल मैसेंजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें आम जबान में कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, हार्मोन्स आर द सीक्रेशंस ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड द हार्मोन्स। सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं। और ये सीक्रेशन डक्टलेस है तो इनकी सीक्रेशन दे आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सीक्रेशन इनकी रिलीज होती है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीक्रेशन जो है रिलीज होती है डायरेक्टली, क्योंकि कोई डक्ट नहीं है, कोई वेसल नहीं है, ट्यूब नहीं है, नाली नहीं है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद एक उनका मखसूस स्पेसिफिक एक टारगेट सेल होगा, उसी टारगेट सेल पे उस हार्मोन का एक्शन होगा। उस टारगेट सेल के अलावा बाकी किसी भी सेल पे हार्मोन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक सेल होगा, उस पे हार्मोन का एक्शन होगा। हार्मोन का सिर्फ और सिर्फ मखसूस किस्म का जो सेल होगा उसी पे एक्शन होगा। हम इन सारी जो स्टोरी को ऐसे बनाते हैं कि जैसे ये जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, हार्मोन सिंथेसाइजिंग और प्रोड्यूसिंग सेल है। यहाँ पे हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है। हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद इट डायरेक्टली इंटर्स इनटू द ब्लड वेसल। ये डायरेक्टली ब्लड वेसल में इंटर होता है। ब्लड वेसल्स में इंटर हुआ, ब्लड वेसल में इंटर होने के बाद, ब्लड वेसल में डायरेक्टली इंटर होने के बाद अब ये ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रहा है हार्मोन। हार्मोन ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसका एक मखसूस किस्म का, खास किस्म का एक टारगेट सेल होगा, उसी पे उसका एक्शन होगा। जैसे ये टारगेट सेल है, जैसे ये हार्मोन का टारगेट सेल है, इस स्पेसिफिक हार्मोन का टारगेट सेल है, किसी टारगेट सेल में इस हार्मोन का जो एक्शन होगा, एक्शन होगा, बाकी किसी भी दूसरे जितने भी सेल हैं उन पे कोई भी हार्मोन का एक्शन नहीं होगा। तो ऐसे हम कहते हैं कि ये हार्मोन्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज हर एक हार्मोन का एक मखसूस खास टारगेट होगा। आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको होपफुली समझ में चीजें आती जाएंगी कि हर हार्मोन का एक खास टारगेट होता है। जैसे वन बाय वन जैसे आप पढ़ते हैं। फिलहाल हम जनरल एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स and their secretions. Hormones are directly entered into the blood vessels from where they affect only target cell. They show their action on the specific cell. Target cell उसी पे अपना एक्शन दिखाएंगे, अदर सेल्स में उसका कोई भी रोल या किरदार नहीं है। क्यों ऐसे होता है, इस पे हम नेक्स्ट आते हैं कि वाई सिर्फ टारगेट सेल पे एक्शन, बाकी सेल्स में क्यों नहीं, उस पे भी हम आते हैं। तो एक कंपेयर हम यहाँ पे करते हैं, कंपेयर कि जैसे एक ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे लिवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, लिवर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसकी सीक्रेशन को कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल बाइल जूस बाइल डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए आके इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम, उसके अंदर आके इंटर होती है। ड्यूटीनम के अंदर जाके इंटर होती है बाइल जूस, जो इसकी सीक्रेशन है। बाइल जूस जो इसकी सीक्रेशन है आके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आके ड्यूटीनम में दाखिल होता है बाइल डक्ट के जरिए। तो ऐसे ग्लैंड्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सच ग्लैंड्स आर लिवर इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिनकी सीक्रेशन जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, किसी डक्ट ट्यूब के जरिए नहीं, जैसे ये बाइल डक्ट के जरिए सीक्रेशन आ रही है। तो ऐसे ग्लैंड जो अपनी सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं विदाउट एनी डक्ट ट्यूब, सच ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सीक्रेशन होगी उसे हम कहेंगे हार्मोन कहेंगे। हार्मोन्स आर द सीक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सिंपल वर्ड में अगर आप कहें कि व्हाट इज द हार्मोन, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स and these are the secretions of endocrine glands. The secretions of endocrine glands are called the hormones simply. उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में भी आते हैं कि हार्मोन्स की जो केमिकल नेचर क्या होती है। बाय द वे हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक
नेचर होती है, कंपोजिशन भी इनकी एक स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इन नेचर एंड देयर एक्शन। उनकी कंपोजिशन भी एक खास मखसूस किस्म की होगी और उनका कोई एक्शन होगा, टारगेट सेल पे जो उसका फंक्शन होगा वो भी एक स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक सेल पे होगा। ऐसे नहीं कि एक हार्मोन जो हर एक सेल में एक्शन दिखाए, नहीं, स्पेसिफिक सेल पे जो अपना एक्शन दिखाता है और एक खास मखसूस किस्म का एक्शन होगा। इसकी कंपोजिशन भी हर एक हार्मोन की एक वेरी इंपॉर्टेंट होगी, खास होगी, खास किस्म की कंपोजिशन। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि ये इनकी केमिकल नेचर क्या होती है, हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या होती है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स किसके बने हुए, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स किस केमिकल के बने हुए हैं, तो हम कहेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। एक जैसे हार्मोन्स जो होते हैं जनरली उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन से रिलेटेड होंगे। एक मेन कैटेगरी होती है हार्मोन्स, एक प्रोटीन के होते हैं, दूसरे होते हैं लिपिड के होते हैं। पर प्रोटीन के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स। एक हार्मोन्स होंगे जिन्हें जनरली कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड के बने होते हैं। They are composed of, these hormones are composed of short chain of amino acids. Short chain of amino acids के बने हुए हार्मोन्स को हम कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स। इसका एक एग्जांपल भी जैसे नोट करना है आगे, हर एक हार्मोन का हम जैसे नेचर पढ़ेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल एटीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आता है। और बुक में तो नहीं है पर इनकी जो तादाद होती है तकरीबन 3 to 200 अमीनो एसिड्स होते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं। 3 to 200 अमीनो एसिड होते हैं। दूसरे जो हार्मोन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स जाहिर है इनकी जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड की बने होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। वो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। हाउ मेनी अमीनो एसिड, मोर देन 200, जितने भी हो मोर देन 200 तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। दो इनके फिलहाल एग्जांपल आपने याद करना है, एक जैसे है इंसुलिन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, वन बाय वन सारे हार्मोन की केमिकल कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो टेस्ट के हवाले से इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन है। तीसरी एक और कैटेगरी है प्रोटीन से रिलेटेड है, अमाइंस जिन्हें कहते हैं। नंबर 3 इज अमाइंस। अमाइंस सिंपली अमाइन कहते हैं, बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसकी जो तीसरी जो कैटेगरी है वो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव हार्मोन्स। अमाइनो एसिड सिंगल अमाइनो एसिड होगा, उसकी मॉडिफिकेशन होगी और वहां जो हार्मोन का रोल प्ले करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे अमाइंस कहेंगे। बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं, बायोजेनिक अमाइंस, बायोजेनिक अमाइंस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड कंपोनेंट्स है सिंगल अमाइनो एसिड, दे आर कंपोज्ड ऑफ, एक सिंगल अमाइनो एसिड के बने होंगे, सिंगल अमाइनो एसिड के, सिंगल अमाइनो एसिड के बने होंगे जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, उसमें मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, कुछ एटम्स कुछ ग्रुप्स ऐड होते हैं, तो इस तरह से जो सिंगल अमाइनो एसिड की कंपोजिशन होती है। तो देखिए प्रोटीन हार्मोन की कितनी कैटेगरी हुई, जैसे एक जो हुआ पेप्टाइड हार्मोन, जस्ट उसके अंदर 3 to 200 अमीनो एसिड, और एक है जिन्हें पेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन हार्मोन जो है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, जाहिर है 200 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे। और तीसरी कैटेगरी है जस्ट एक सिंगल अमीनो एसिड है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, मॉडिफिकेशन होती है, पर उसके आगे 3 कैटेगरीज हैं। एक है कैटेकोल अमाइंस, कैटेकोल अमाइंस, कैटेकोल अमाइंस। कैटेकोल अमाइंस जो है ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नेम है टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड है, उसकी मॉडिफिकेशन है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी मॉडिफिकेशन है। उसकी जो कैटेगरी के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन्स जो होंगे जिसमें इपिनेफ्राइन है, नॉरएपिनेफ्राइन है, जो आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एज वेल एज नॉरएपिनेफ्राइन, जिसे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं।
ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो एड्रीनल मेडुला, एक ग्लैंड है एड्रीनल मेडुला, उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं वो जो है इससे कैटेकोल अमाइन के हैं, जो टायरोसिन की मॉडिफिकेशन है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है इपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। दूसरे जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर, दूसरी कैटेगरी है कैटेकोल अमाइन्स के बाद दूसरी जो है डेरिवेटिव्स टायरोसिन की है, पर इन हार्मोन का नेम जैसे है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स हैं, तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जिनके नेम है, जैसे थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोक्सिन T4 हार्मोन। ये भी जिस तरह से टायरोसिन अमाइनो एसिड का ही बना होता है, ये भी टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है, टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है पाइनियल ग्लैंड के हार्मोन है, उसका नेम है मेलाटोनिन हार्मोन। पाइनियल ग्लैंड का हार्मोन है, पाइनियल ग्लैंड के हार्मोन। पाइनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसका हार्मोन है, उसका नेम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, हम रिपीट करते आ रहे हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन एक अमाइनो एसिड है जिसका नेम है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। तो ये सारे टर्म्स एग्जाम्पल आपने याद करने, जैसे सबसे पहली कैटेगरी पेप्टाइड हार्मोन्स की है, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और इसी तरह से जो है दूसरे प्रोटीन हार्मोन्स से लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड की कैटेगरी है। और तीसरी जो कैटेगरी अमाइंस की है, या जिससे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं, बायोजेनिक अमाइंस हैं, जो इनके अंदर सिंगल अमाइनो एसिड होता है पर ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होता है, जैसे टायरोसिन अमाइनो एसिड है, टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है। तो टायरोसिन की एक मॉडिफिकेशन है जिससे कहते हैं कैटकोल अमाइंस, जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, जिसे एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन भी कहते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है एज वेल एज हार्मोन्स भी हैं। यही सेम कंपोनेंट ब्रेन के अंदर जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एड्रीनल मेडुला जब ये प्रोड्यूस करता है तो एज हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन का नेम है थायरोक्सिन या T4 हार्मोन। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। पाइनियल ग्लैंड T4 इस वजह से बिकॉज इसके अंदर जो 4 आयोडीन के एटम ऐड होते हैं, टायरोसिन प्लस 4 आयोडीन के एटम होते हैं, T4 और थायरोसिन है। बहरहाल आगे जाके हम पढ़ेंगे इनको। नंबर 3 जो कैटेगरी है पाइनियल ग्लैंड का हार्मोन जिसका नेम है मेलाटोनिन हार्मोन, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है उसका जो बना हुआ है। तो यानी ये सारे सिंगल अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है, सिंगल अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है। और प्रोटीन जो हार्मोन्स होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स आर पोलर इन नेचर है, पोलर इन नेचर होते हैं। पोलर इन नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे अमाइनो एसिड, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल होगी उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पोलर इन नेचर है। और इससे हम कहते हैं पोलर इन नेचर है तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। प्रोटीन हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। दूसरी जो कैटेगरी होती है लिपिड हार्मोन की होती है, अनदर कैटेगरी है वो है लिपिड हार्मोन की। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, लिपिड हार्मोन की है। लिपिड हार्मोन्स जो होते हैं स्टीरॉइड उसके अंदर एक मेन टाइप है, स्टीरॉइड हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स। और यू नो वेरी वेल कि स्टीरॉइड जो है लिपिड इन नेचर होता है, लिपिड इन नेचर होता है। और इसके अंदर भी एक हम एग्जाम्पल पहले ही पढ़ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर, कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल is precursor for cholesterol is precursor for which hormone? Estrogen, progesterone and testosterone collectively जिन्हें हम सेक्स हार्मोन देते हैं. Estrogen है, progesterone है, estrogen, progesterone hormone and testosterone hormone. And testosterone hormone ये सारे जो है लिपिड नेचर होते हैं. और ये हार्मोन्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं, ये नॉन पोलर इन नेचर है, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और ये लिपोफिलिक होते हैं. वो हाइड्रोफिलिक है, ये लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं. लिपोफिलिक इन नेचर होने की वजह से ये टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. टारगेट सेल की मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस कर सकते हैं. क्रॉस करके सेल के अंदर हार्मोन ये इंटर हो सकता है. प्रोटीन हार्मोन टारगेट सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है. प्रोटीन हार्मोन कभी भी टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कभी नहीं कर पाएगा. पर ये स्टेरॉइड हार्मोन नॉन पोलर एंड लिपोफिलिक है, तो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे और दोनों मॉडल्स को हम कंपेयर करेंगे कि ये हार्मोन्स का जैसे किस तरह से एक्शन होता है. जो भी लाइक हार्मोन का जो एक्शन होता है वो इस तरह से होते हैं. मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस होते हैं हर एक हार्मोन का. अक्सर जो एक्शन ये होते हैं कि जैसे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी उसको मुतासर करते हैं. सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं. सेल डिवीजन के अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं. ये हार्मोन्स मुख्तलिफ हार्मोन. प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा हम ओवरऑल ये कहेंगे कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म दैट इज रिलेटेड टू द हार्मोन्स. ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, बिहेवियर है. ये सारे फंक्शंस जो है दे आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स. ये सब हार्मोन्स से रेगुलेटेड होते हैं. ये सारे प्रोसेस जो है हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, हार्मोन रेगुलेट करते हैं. हार्मोन्स जो होते हैं हार्मोन्स का एक्शन ये इस तरह से होता है कि दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, growth, development, reproduction and behavior. All of these are regulated by the hormones. तो वन बाय वन जैसे हम आगे आते जाएंगे तो हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड उसका कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा और उसका एक्शन क्या होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो ओवरऑल ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर हम ये कह सकते हैं हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन और बिहेवियर को रेगुलेट करता है. वन बाय वन जब अलग सेपरेट हार्मोन के एक्शन में आएंगे तब भी हम सीख सकते हैं. यहाँ पे इंट्रो के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इतने वेरियस प्रोसेस दे आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन. तो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे और उसके अंदर जैसे दोनों हार्मोन्स का एक्शन किस तरह से होता है. प्रोटीन हार्मोन का अलग तरह से और जो लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन होगा उनका एक्शन जो है बिल्कुल सेपरेटली जो है डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए रेगुलेट होता है. तो सबसे पहले हम जो स्टेरॉइड हार्मोन के एक्शन को सीखते हैं कि हाउ दिस स्टेरॉइड हार्मोन अफेक्ट्स द टारगेट सेल. स्टेरॉइड हार्मोन और दूसरा जो मॉडल है वो है प्रोटीन हार्मोन का होता है. ये प्रोटीन वाले जो हार्मोन है चाहे पेप्टाइड हो, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो, चाहे अमाइन हो, वो किस तरह से एक्शन शो करते हैं. शुरू में इंट्रो में आपके जहन में कि जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है जिसने हार्मोन प्रोड्यूस किया है. हार्मोन प्रोड्यूस किया तो देन वो कहाँ गया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुआ. डायरेक्टली इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुए. ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद सिर्फ मखसूस किस्म के जो स्पेसिफिक टाइप के जो सेल्स होते हैं उन्हीं पे उनका जो एक्शन होता है. बाकी किसी भी दूसरे सेल पे हार्मोन का कोई भी एक्शन नहीं होता है. तो इधर हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं. ये है
टारगेट सेल की, इस टारगेट सेल पे हार्मोन का, स्टीरॉयड हार्मोन का किस तरह से एक्शन होगा। ये टारगेट सेल है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा ये साइटोप्लाज्म और साइटोसोल है, और ये न्यूक्लियस है, यू नो वेरी वेल। तो इसी तरह से जब सबसे पहले जैसे ये हार्मोन है, जब टारगेट सेल की करीब आता है तो यू नो वेरी वेल, बीइंग लिपोफिलिक, लिपोफिलिक के नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। लिपोफिलिक के नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल में आ सकता है, क्योंकि ये लिपोफिलिक के नेचर है। लिपोफिलिक के नेचर होने की वजह से ये हार्मोन जो है टारगेट सेल की साइटोप्लाज्म में आता है। टारगेट सेल की साइटोप्लाज्म में आने के बाद देन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लेता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके देन न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। ये हार्मोन अब जो है न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ये हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर आ गया। इस न्यूक्लियस के अंदर इसका एक रिसेप्टर होता है, हमारे एसटीपी बुक के अंदर आप देखेंगे एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल का जिक्र है। यही सबब है कि हर एक हार्मोन, उसका एक टारगेट सेल जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। हर हार्मोन कोई एक उसका एक स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा, उसी पे एक्शन होगा। बाकी जितने भी होते हैं हार्मोन किसी भी सेल पे उनका कोई भी एक्शन नहीं होता है। अगर इस सेल की, अगर इस सेल के अंदर ये रिसेप्टर ना होता तो इस हार्मोन का इस सेल पे कोई भी इफेक्ट ना होता। तो डिपेंड करता है रिसेप्टर पे, और यही रीजन है कि हर हार्मोन हर एक सेल पे एक्शन अपना नहीं दिखा सकता है, बिकॉज उस हार्मोन के रिसेप्टर अंदर उसमें नहीं होंगे। रिसेप्टर होंगे तो एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से यू नो वेरी वेल, इसका अपना जो डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है इस टारगेट सेल का जो डीएनए होता है। तो ये जो हार्मोन और रिसेप्टर जो होते हैं, हार्मोन और रिसेप्टर होते हैं डीएनए की स्पेसिफिक सेगमेंट को, इसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन प्लस रिसेप्टर, हार्मोन भी हुआ और रिसेप्टर भी जैसे बाइंड हुआ, तो इसे कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इस डीएनए को स्टिमुलेट करता है, डीएनए को, ताकि वो क्या बनाए, एमआरएनए बनाए। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए बनता है। नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनने का अमल होगा, डीएनए से एमआरएनए बनने का अमल होगा, जो नॉर्मल एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए। ये मैसेंजर आरएनए यू नो वेरी वेल कहां जाएगा, देन मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स में, मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स में जाएगा, राइबोसोम्स में जाएगा और उधर क्या करेगा, राइबोसोम में जाने के बाद यू नो वेरी वेल प्रोटीन सिंथेसिस का फिनोमेना होगा। प्रोटीन नथिंग बट एंजाइम्स, न्यू प्रोटीन्स बनेंगे, जिसके रिजल्ट में न्यू प्रोटीन्स बनेंगे, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन्स, और ये न्यू प्रोटीन्स या जो एंजाइम्स बनेंगे, और यही एंजाइम्स होंगे जो इस सेल पे अपना जो भी एक्शन होगा वो शो करेंगे। तो हार्मोन ने कैसे,
अच्छा, ये हार्मोन और रिसेप्टर जो है आपस में कंबाइन होगी तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं कभी भी टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी जैसे हार्मोन और रिसेप्टर प्रोसेस वही से जैसे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, उसने हार्मोन प्रोड्यूस किया, ब्लड स्ट्रीम में इंटर हुआ, ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद जैसे ही टारगेट सेल पे आएंगे तो अगर इस टारगेट सेल पे इस हार्मोन का कोई रिसेप्टर होगा तो इस पे एक्शन होगा, वरना नहीं होगा। वही सेल तो जैसे हार्मोन और रिसेप्टर आपस में बाइंड होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, पहले इनएक्टिव पड़ा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है, पहले इनएक्टिव होता है। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये एंजाइम एक्टिव होता है और इस एंजाइम का नेम है एडिनिलेट साइक्लिन एंजाइम। एडिनिलेट साइक्लिन एंजाइम, एडिनिलेट
साइक्लेज एंजाइम, वर्ड से जाहिर है ये एंजाइम है, एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। इस एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का वेरी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो रोल ये होता है कि इट कन्वर्ट्स एटीपी into CAMP, ATP into CAMP. CAMP is commonly called the second messenger, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर क्या है? फर्स्ट मैसेंजर तो ये हार्मोन है। सेकंड मैसेंजर, ये हार्मोन तो टारगेट सेल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकता। अब इस हार्मोन के काम कौन करेगा? वो काम करेगा ये सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी ये है मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो सेकंड मैसेंजर होगा, और ये सेकंड मैसेंजर ही इस सेल के ऊपर अपने इफेक्ट्स या एक्शन जो प्रोड्यूस करेगा, अपने जो है जो भी उस हार्मोन का फंक्शन होगा वो ये शो करेगा। हार्मोन रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, बाइंड होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक इनएक्टिव एंजाइम था वो अब एक्टिव हो गया, और एक्टिव एंजाइम का नेम है इनिलेट साइक्लेज एंजाइम। इनिलेट साइक्लेज एंजाइम की एक्शन से क्या होगा? एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएएमपी। सीएएमपी इज कॉल्ड एज द सेकंड मैसेंजर, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर वो टारगेट सेल से तो वो तो बाहर है, वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकता। अब सेकंड मैसेंजर के जरिए इस टारगेट सेल की फिजियोलॉजी फंक्शन इफेक्ट जो होंगे वो इस सेकंड मैसेंजर के जरिए होंगे। अब आप देखें दोनों को कंपेयर करें। स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर हार्मोन जो न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, प्रोटीन हार्मोन जो होता है वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके अंदर सेकंड मैसेंजर है और इसके अंदर सेकंड मैसेंजर नहीं है। तो इस तरह से थोड़ी सी आप एनालिसिस करेंगे और आगे हम जैसे